तो आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी से रिलेटेड स्टार्ट करने वाले हैं एक नई रील सीरीज जिसमें हम क्रेडिट मैनेजमेंट से लेकर के फाइनेंशियल एनालिसिस, स्ट्रेस्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, आईबीसी सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे रील फॉर्मेट में। सो क्रेडिट मैनेजमेंट है क्या? ये सिर्फ लोन सैंक्शन करने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लोन एप्लीकेशन जब से आपके पास आई है, जब तक आप फाइनली लोन को रिकवर नहीं कर लेते, सारा का सारा प्रोसेस इसमें कवर होता है। तो बैंक को चाहिए तीन चीजों का आंसर। बोरोर को लोन कितना चाहिए, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या बोरोर के कैश फ्लो से वापस हो जाएगा, सिक्योरिटी लोन की रीपेमेंट का प्राइमरी सोर्स नहीं होता। तो प्राइमरी सोर्स एक्चुअल में बोरोर की बिजनेस इनकम होती है, यानी कि आपके बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है उसको प्राइमरी सोर्स काउंट करते हैं। एंड कोलेटरल सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी के पर्पस के लिए ली जाती है कि इनकेस अगर प्राइमरी चीज का फॉल बैक हुआ तो आप अपने पैसे की अल्टीमेट रिकवरी कर सकते हो फ्रॉम द कोलेटरल सिक्योरिटी। स्टेज वन होती है लोन पॉलिसी। बैंक सबसे पहले अपनी एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाता है, क्रेडिट पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, जिसमें बैंक देखेगा कि बैंक ने कौन से बोरोर्स को लोन सैंक्शन करना है, सिंगल बोरोर एंड ग्रुप बोरोर का एक्सपोजर कितना हो सकता है, किस लेवल के ऑफिसर के पास कितनी सैंक्शन पावर होगी, मार्जिन एंड कोलेटरल रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, लोन प्राइसिंग कितनी होगी, एंड मोर ओवर बैंक की इंटरनल पॉलिसी, आरबीआई के डायरेक्शन, एक्सपोजर नॉर्म्स, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनानी पड़ती है। मतलब बैंक मैनेजर अपने इच्छा के साथ कोई लोन सैंक्शन नहीं कर सकता। स्टेज टू, क्रेडिट अप्रेजल। यहां पर बैंक सिर्फ ये नहीं देखता कि बोरोर के पास प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये भी चेक करता है कि कैश फ्लोज कितने हैं, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, रीपेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है। तो बोरोर का कैरेक्टर, रीपेमेंट कैपेसिटी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे सिबिल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, इनकम एंड बिजनेस के कैश फ्लोज, एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर कंपनी को लोन दे रहे हो तो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी और वायबिलिटी भी। अगर प्रोजेक्ट लोन कर रहे हो तो टेक्निकल वायबिलिटी, इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सब चीजें भी चेक की जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है दैट इज की रीपेमेंट स्केड्यूल प्रोजेक्टेड कैश फ्लो के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। तो अगर बोरोर साल में एक बार इनकम अर्न करता है तो आप उससे ईएमआई कैसे ले लोगे? जैसे कि एग्रीकल्चर के केस में आप हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ज्यादा लेते हो, क्योंकि अल्टीमेट कल्टीवेशन 6 महीने बाद हो रही है या साल बाद हो रही है, तो तभी पैसा दे सकता है ना फार्मर। तो थर्ड स्टेज है सैंक्शन एंड स्ट्रक्चरिंग, यानी कि अगर अप्रेजल सेटिस्फैक्टरी हो गया फिर लोन को प्रॉपर स्ट्रक्चर किया जाता है। तो इस स्टेज के ऊपर डिसाइड होता है कि लोन का अमाउंट क्या रहेगा, फैसिलिटी का टाइप क्या रहेगा, रीपेमेंट पीरियड, मॉरेटोरियम पीरियड जिसको हम हॉलीडे पीरियड भी कह देते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी जिसको हम कॉवेनेंट कहते हैं, मार्जिन, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें इस स्टेज के ऊपर चेक की जाए। स्टेज 4 है डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसबर्समेंट। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना, जहां पर बोरोअर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करता है। एंड डॉक्यूमेंटेशन डेट डिसबर्समेंट डेट वाले दिन या उससे पहले हो सकती है, बाद में नहीं। सेम केस में जो स्टैंपिंग होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो मैंडेटरी है, वो भी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगी या उससे पहले की स्टैंप डेट हो सकती है, उसके बाद के स्टैंप पेपर आप नहीं लगा सकते डॉक्यूमेंट्स के एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर। इसके अलावा ये चेक किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो प्रॉपर है, कंप्लीट हैं, गारंटी वाले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं अगर आप गारंटर ले रहे हो, चार्ज क्रिएशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, उन सभी चीजों को गो थ्रू किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन में। बोरोअर ने अपना रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो जमा कर दिया बैंक के पास, या फिर उसके पास प्रूफ है कि उसने मार्जिन मनी जो है ऑलरेडी डिसबर्स कर दिया वेंडर को। लाइक इन केस ऑफ टर्म लोन ये चीज होती है, लाइक एक आपने एसेट सैंक्शन किया 5 लाख का, उसमें 10% मार्जिन था तो 50,000 बोरोअर ने पे करना था। सो लेट्स से वो आपको एनईएफटी की कॉपी दे देता है कि भाई मैं 50,000 ऑलरेडी वेंडर को पे कर चुका हूं, तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज मार्जिन। एंड फाइनल स्टेप होता है उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन होगी, देन यू डू डिसबर्स द अमाउंट। अब नॉन फंड बेस्ड के केस में तो अमाउंट डिसबर्स नहीं होता, वहां पर तो जस्ट अंडरटेकिंग होती है, लेकिन फंड बेस्ड फैसिलिटी के केस में डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड इज देयर टू द बोरोअर और टू द वेंडर फाइनली। स्टेज 5 है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब लोन डिसबर्स करने के बाद एक्चुअल में बैंकिंग स्टार्ट होती है। अब बैंक मॉनिटर करता है कि एंड यूज ऑफ फंड्स हुआ, जिस पर्पस के लिए पैसा दिया था उस पर इस्तेमाल हुआ, अकाउंट का टर्नओवर क्या है, ईएमआई प्रॉपरली आ रही है, कैश फ्लोज प्रोजेक्टेड के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, स्टॉक स्टेटमेंट, रिसीवेबल स्टेटमेंट, ड्रॉइंग पावर कितना चल रहा है। अब ड्रॉइंग पावर का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इंश्योरेंस रिन्यूअल हुआ कि नहीं हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जो सिक्योरिटी क्रिएट की गई थी वो इंटैक्ट है कि नहीं है, तो साइट इंस्पेक्शन भी इसमें शामिल रहती है। तो लोन जनरली ना खराब सैंक्शनिंग के कारण नहीं, लेकिन आपने पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप सही से नहीं किया उसकी वजह से खराब होते हैं। आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि लोन खराब हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं।
तो वो मॉनिटरिंग का पार्ट है। स्टेज 6 है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। अब बैंक तो सिंगल लोन नहीं देखता, बैंक तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो देखता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बुके ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट एंटिटीज को आपने इकट्ठा देखते हो कि बैंक के ऊपर ओवरऑल रिस्क कितना है। तो लेट्स से अगर बैंक ने एक ही तरह की इंडस्ट्री को, एक ही ज्योग्राफी के ऊपर, एक ही तरह के बोरोर्स को लोन देना स्टार्ट कर दिया, लेट्स से बैंक सिर्फ हॉस्पिटल्स को लोन दे रहा है या बैंक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दे रहा है, तो उससे क्या होगा? कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाएगा, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन कम है। तो बैंक कंसंट्रेशन रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाता है। तो इसके लिए बैंक्स इंटरनल रेटिंग्स, एक्सपोजर लिमिट्स, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिनेरियो एनालिसिस, इन सभी चीजों की तरफ ध्यान भी देते हैं ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिस्क है उसको करेक्ट कर पाए। स्टेज 7 है रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। अब देखो, जब अकाउंट पे स्ट्रेस आया, मतलब कि रीपेमेंट कम हो गई आनी या बंद हो गई आनी, तो बैंक सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये यूनिट वायबल भी है कि नहीं है, और ये कहीं विलफुल डिफॉल्ट तो नहीं है। तो अगर यूनिट वायबल है और कोई एडिशनल फैसिलिटी देने से आप रिवाइव कर सकते हो यूनिट को, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दो, लेट से, है ना, तो उसके केस में रिवाइव कर सकते हैं। तो आप लोन को रीस्ट्रक्चर करते हो, रीस्केड्यूलिंग करते हो, बट उसके लिए दोबारा से डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि यूनिट वायबल नहीं है या विलफुल डिफॉल्ट है, तो वहां पर तो लीगल कार्रवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप डीआरटी के तहत, अगर 20 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, या फिर अगर आपके पास मॉर्टगेज अवेलेबल है या हाइपोथिकेशन का चार्ज अवेलेबल है, तो सरफेसी के थ्रू भी जा सकते हो। आईबीसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो रिकवरी मेथड होता है ना, वो बोरोअर, सिक्योरिटी, डिफॉल्ट का कितना अमाउंट है एंड एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से डिसाइड होता है। ये नहीं है कि सभी केसेस लोक अदालत में ले जाओगे या डीआरटी में ले जाओगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कंप्लीट सीक्वेंस याद रखना क्रेडिट मैनेजमेंट का। सबसे पहले पॉलिसी, फिर अप्रेजल, स्ट्रक्चरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिसबर्समेंट, मॉनिटरिंग, एंड फिर आता है रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट, लोन सिक्योरिटी देखकर नहीं, कैश फ्लोज को, रीपेइंग कैपेसिटी को, क्रेडिट वर्दीनेस को, करेक्टर को, इन सभी चीजों को देख करके सैंक्शन किया जाता है। अच्छा, अब ये बताओ कि क्रेडिट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा है? क्रेडिट अप्रेजल या मॉनिटरिंग? और इस रील को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सेव कर लेना लिंक को, ताकि बाद में स्टडी कर पाओ। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड कंप्लीट एबीएम प्रिपरेशन के लिए, डेली व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए अभी के अभी लिखो एबीएम अपडेट्स और व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 83609 44207 के ऊपर।